नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग इस पत्रिका के माध्यम से ये देखने का प्रयास करेंगे कि पत्रिका में धन योग को किस प्रकार से देखा जाए। इसे हम लोग भृगुनंदी नाड़ी के सिद्धांत से समझेंगे। उसके पश्चात अपने पराशर से भी बात करेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, धन की स्थिति को देखने के लिए भृगुनंदी नाड़ी में शुक्र को देखा जाता है। इसकी शुक्र की स्थिति कैसी है, ठीक है। तो हम लोग शुक्र को देखना आरंभ करते हैं। देखिए, शुक्र जो है वो 6 अंश 37 कला पर तुला राशि में स्थित है और इस शुक्र के पीछे जो है इसका मित्र बुध स्थित है, जो कि अपनी उच्च राशि में स्थित है। इस बुध के पीछे इसका मित्र सूर्य स्थित है, जो कि अपनी राशि सिंह में स्थित है। और आइए आगे हम लोग और बात करें तो शुक्र जो है उसके आगे उसका मित्र शनि स्थित है, जो कि 12 अंश 23 कला के मध्य स्थित है। और इन दोनों के मध्य कोई भी ग्रह नहीं है त्रिकोण से भी, परंतु केतु जो है वो 19 अंश 36 कला पर स्थित है। और वो इसका जब हम लोग योग बनाएंगे तो ये जो है शनि के आगे यहाँ पर आएगा। इसका अर्थ हुआ कि शुक्र के आगे शनि है और शनि के आगे केतु है और केतु के आगे फिर बृहस्पति आएंगे। परंतु यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि बृहस्पति जो हैं वो 29 अंश 32 कला पर हैं, अर्थात बृहस्पति राशियांत पर हैं। वो बहुत ही जल्द जो है अपनी उच्च राशि की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें पत्रिका में क्या देखने लायक काफ़ी अच्छी एक बात है कि बृहस्पति अपनी उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, सूर्य अपनी राशि में है, बुध जो है वो कन्या राशि में है और शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और शनि अपनी उच्च राशि में है। तो देखिए कितने सारे ग्रह जो हैं उनको स्थान बल मिल रहा है। स्थान बल क्या होता है, क्योंकि पराशर में ये चीज़ बताई गई हैं कि जब कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में बैठता है, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठता है, स्व राशि में बैठता है, ठीक है, मित्र राशि में बैठता है, तो ये सब उसको स्थान बल के रूप में उसको देखा जाता है कि कोई प्लैनेट अगर अपनी उच्च राशि में बैठा है तो उसको सबसे ज़्यादा स्थान बल मिलता है। इसी प्रकार से भृगुनंदी नाड़ी में ये देखा गया है कि जो ग्रह अपनी उच्च राशि में अपनी मूल त्रिकोण या स्वक्षेत्र आदि में होता है, मित्र क्षेत्र में होता है, तो वो ग्रह मजबूत होता है। साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र को बहुत सपोर्ट है। तो शुक्र का शत्रु जो है वो सूर्य है। तो सूर्य जो है शुक्र का शत्रु, उसको जो है बुध रोकता है। सूर्य को आगे बढ़ने से बुध रोकता है कि मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा। तो उसके यहाँ पर शुक्र को बल मिलता है। और भृगुनंदी नाड़ी में ये सिद्धांत भी है कि शुक्र जितना ज़्यादा सूर्य से आगे बढ़ेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा शुक्र बलवान होगा और वो धन देने में सक्षम होगा। तो देखिए, बुध है और बुध के आगे शुक्र है, इस कारण से व्यापार है या बुध से संबंधित कार्य को करने से जो है आगे धन की प्राप्ति होगी। फिर आगे देखें तो शनि शुक्र की जो युति है ये धन योग का एक लक्षण है एज पर भृगुनंदी नाड़ी। भृगुनंदी नाड़ी में शुक्र शनि का संबंध जो होता है वो धन देता है, वो धन योग होता है। इसके अलावा बुध शुक्र शनि भी चूँकि यहाँ पर कनेक्टेड हैं, तो बुध शुक्र शनि का संबंध भी धन योग देता है। इसके अलावा बुध शुक्र शनि और राहु का संबंध अगर बनता है तो वो अरबपति खरबपति हो जाता है इंसान। तो उतना धन नहीं है परंतु करोड़पति व्यक्ति है। क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि राहु जो है वो उसका संबंध जो है यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर केतु का संबंध है, केतु का संबंध है। तो अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि केतु तो शुक्र को तकलीफ़ देता है, तो यहाँ पर फिर धन योग किस प्रकार बन गया। तो देखिए, योग भंग है। यहाँ पर बृहस्पति ने केतु को संभाल रखा है। बृहस्पति ने इस कॉम्बिनेशन पर जो केतु का असर आ रहा था उस पर बृहस्पति ने बचाव किया है, ठीक है, और अच्छे प्रकार से बचाव किया है।
बृहस्पति रास्यांत पर है तो उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बृहस्पति यहाँ पावरफुल भी हैं एज पर भृगुनंदी नाड़ी। इस कारण से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान है, करोड़पति है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, व्यापार भी अच्छा है, एक से अधिक घर हैं और गाड़ियाँ भी हैं, सब कुछ है, सुख सुविधा के सारे साधन इन महाशय के पास हैं। आइए आगे हम लोग पराशर से देखते हैं कि इसमें क्या धन योग बन रहे हैं। तो देखिए, पराशर में धन योगों को देखने के लिए द्वितीय भाव, एकादश भाव, पंचम भाव और नवम भाव की गणना की जाती है। इन भावों के स्वामी अगर आपस में एक संबंध बनाते हैं, योग बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर पत्रिका में धन योग होता है। तो आइए देखते हैं। तो धनेश जो है वो चंद्र है, लाभेश जो है मंगल, वो सप्तम भाव में बैठा है। धनेश चंद्र और लाभेश मंगल दोनों ही सप्तम स्थान में केंद्र में बैठकर इनको केंद्र का बल मिल रहा है। तो चंद्र मंगल को कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी में लक्ष्मी योग बताया गया है। हालांकि भृगुनंदी नाड़ी में ये लक्ष्मी योग नहीं होता, ये लक्ष्मी भंग का योग होता है, और जो कि सही भी है। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। आगे देखते हैं कि चंद्र मंगल का योग, यहाँ पर लक्ष्मी योग का निर्माण इसने किया है। साथ ही साथ अगर चंद्र मंगल के योग में राहु भी अगर जुड़ जाता है तो वो अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण करता है। देखिए, यहाँ पे राहु भी जुड़ा है, तो ये अष्टलक्ष्मी योग का इसने निर्माण किया है। इसके अलावा सूर्य से राम अवतार, चंद्र से कृष्ण अवतार, मंगल से नरसिम्हा अवतार, राहु से वराह अवतार, ये 4 अवतार ऐसे हैं जिनमें पूर्ण परमात्मा अंश था। तो एज पर बृहत पराशर होरा शास्त्रम, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनमें पूर्ण परमात्मा अंश होते हैं। और ये 4 ग्रह अगर पत्री में वेल पॉजिटेड हों तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को पावर एंड पोजीशन मिलती है। तो व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित है, ठीक है। यहाँ पर चंद्र मंगल राहु का संबंध है और त्रिकोण में सूर्य है। अब कोई अगर यहाँ पर ये प्रश्न करे कि पराशर में जो है त्रिकोण संबंध कैसे ले रहे हैं, तो पराशर में त्रिकोण संबंध भी होते हैं और केंद्र का भी संबंध होता है। दिस इज़ मेंशन्ड इन फल दीपिका, कोई भी उसको पढ़ सकता है, ठीक है। तो अगर ये जो चंद्र मंगल राहु और सूर्य का जो संबंध है ये इस प्रकार एक साथ बना है, परंतु अगर यह संबंध केंद्र त्रिकोण में कुछ अलग प्रकार से बनता, जैसे कि मंगल दशम में बैठता, ठीक है, चंद्र जो है वो पंचम में बैठता, लाइक दैट, अगर ये सेपरेट होते तो इनमें बल ज़्यादा होता, क्योंकि राहु ने इस कहीं ना कहीं इस योग को दूषित भी किया है, मेरा ऐसा मानना है। तो खैर ये अलग बात है। तो आइए मुद्दे पर आते हैं। तो चंद्र मंगल की युति है सप्तम भाव में और राहु 7 में है, तो अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण हुआ। क्योंकि सप्तम भाव में है, सप्तम भाव व्यापार का भाव है, तो व्यापार से धन आएगा। वहाँ पर दशमेश जो है बृहस्पति, उसने भी दृष्टि संबंध स्थापित किया है सम सप्तम से। इस कारण से दशमेश का धनेश लाभेश से संबंध है। दशमेश बृहस्पति का या सप्तमेश बृहस्पति का और दशमेश बृहस्पति का धनेश लाभेश से भी संबंध है। तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा धनयोग यहाँ पर निर्माण हुआ। इसके अलावा और अगर हम लोग देखना चाहें तो महर्षि पराशर ने एक योग बताया है जिसका नाम है श्रीनाथ योग। तो व्हाट इज श्रीनाथ योग? श्रीनाथ लक्ष्मीनाथ, श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है, तो लक्ष्मीपति जो हो जाए उसे ही तो श्रीनाथ कहते हैं। तो महर्षि पराशर ने कैसे बताया उस योग को, इस योग का निर्माण कैसे होता है, इसको सर्वप्रथम समझते हैं। पराशर लिखते हैं कि पत्रिका का भाग्येश, पत्रिका का नवमेश, शुक्र और बुध यदि केंद्र त्रिकोण में अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, मित्र राशि आदि में हो तो यह योग का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं। नवमेश जो है शनि है, वो अपनी उच्च राशि में बैठा है। वेल एंड गुड, पहला सिद्धांत लग गया, जो क्राइटेरिया है अपना पहला फुलफिल हो गया है कि भाग्येश जो है वो उच्च राशि में है। फिर उन्होंने कहा पराशर ने कि शुक्र की स्थिति को भी इसी प्रकार देखें। तो शुक्र जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में बैठा है। अपना दूसरा जो
क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर फुलफ़िल हो गया है। नाउ वी विल मूव टू मरकरी। देखिए मरकरी जो है वो भद्र योग का निर्माण कर रहा है, वो अपने उच्च राशि में बैठा है। इस पत्रिका में भाग्येश, शुक्र और बुध तीनों वेल पॉजिटेड हैं और तीनों ही बलवान स्थिति में हैं। इस कारण से इस पत्रिका में श्रीनाथ योग हुआ है। अब बोलने वाले लोग कई तरह की बातें बोलते हैं कि अरे पराशर से रिजल्ट नहीं निकलते, लाइक नक्षत्र सिद्धांत को करने वाले ज़्यादा बोलते हैं कि अरे वो काम नहीं करता सिद्धांत। ऐसा नहीं है, सब चीज़ें कार्य करती हैं, वो देश काल परिस्थिति के अनुरूप चलती है। तो देश काल परिस्थिति क्या है कि देश किसी भी व्यक्ति से स्थान बड़ा होता है, स्थान से देश बड़ा होता है और देश से विश्व बड़ा होता है। ठीक है, तो देश काल परिस्थिति के अनुसार ही कोई पत्री फलित अपना प्रदान करती है। तो इसमें क्या बात आती है कि चूँकि कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिनको अपडेट किया जाना था तो वो अपडेट नहीं हो पाए हैं आज के समय पर। ठीक है, जैसे कि महर्षि पराशर ने एकादश भाव को जो है अशुभ बताया है, एकादशेश जो है उसको अशुभ बताया है, विशेष करके लाभेश को अशुभ बताया है, जिसमें कि सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो ऋषियों ने जब चीज़ों को लिखा था तो उनका जो विचार था लिखने का वो एक अलग दिशा में कार्य कर रहा था। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में केवल भौतिक सुविधाओं को ही, भौतिक सुख को ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो ऋषियों ने कुछ गलत नहीं लिखा था, ऋषियों ने जो लिखा था वो सटीक लिखा था। मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ कि कभी भी पत्रिका में जो राजयोग होते हैं उसको धन योग के साथ कंपेयर मत कीजिए। जनरली क्या होता है कि पत्रिका में राजयोग को देखते ही लोग बोलते हैं अरे इसमें तो राजयोग है परंतु व्यक्ति के पास तो धन ही नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, ये पराशर के सिद्धांत कार्य नहीं करते। नहीं, धन योग अलग है, दारिद्र योग अलग है और राजयोग अलग है। सबकी व्याख्या पराशर ने अलग अलग की है, मिलाइए मत सबको। ऐसा नहीं है कि किसी पत्री में राजयोग होगा तो उसमें धन योग, उसके पास धन होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है किसी के पास धन अगर है तो उसके पास राजयोग होगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो धन योग अलग है, राजयोग अलग है। राजयोग जो है वो पावर एंड पोजीशंस को देता है, जबकि धन योग का एक ही लक्ष्य है, केवल और केवल धन देना। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।